हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक को पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट को। चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ईंटें मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यह थर्ड वीडियो होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शिल्पकला के बारे में पढ़ना। कल तक हम लोगों ने सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी कहाँ से और कैसे मिलती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हम लोग चनहुद्रों के बारे में पढ़ेंगे। चनहुद्रो जो था मोहनजोदड़ो से छोटा था। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर का था और चनहुद्रो जो था वह बहुत ही छोटी बस्ती थी और वह 7 हेक्टेयर की बस्ती थी। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी चनहुद्रो 7 हेक्टेयर की बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधताएं उल्लेखनीय है। कार्नेलियन जैसे सुंदर लाल रंग का होता था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा शिलखरी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। तो कुछ मनकों को 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया जाता था और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखाचित्र उकेरे गए थे। यहाँ पे औजार तथा मनके हैं। मिट्टी से बनी पुरा वस्तुएं, मृदभान, इनमें से कई पुरा वस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या फिर लोथल की स्थानीय संग्रहालय में रखी गई है, देखा जा सकता है। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। शेलखरी से जो बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके शेलखरी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। शेलखरी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्नेलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चनहुद्रो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। तो 3 स्थल है जहाँ से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं, वह है चनहुद्रो, लोथल और धौलावीरा से छेद करने के जो है विशेष उपकरण मिले हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट दोनों बस्तियां जो है समुद्र तट के समीप स्थित है। ये शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहुद्रो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। यह एक मृद मूर्ति है। उत्पादन केंद्रों की पहचान अब हम लोग देखते हैं। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं: प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबायस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे बड़े संकेतकों में एक है। तो कूड़ा करकट जो है शिल्प कार्य के सबसे बड़े संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। तांबे व कांसे के बर्तन हैं यहाँ पे। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ,
जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मांगने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। तो हड़प्पावासी जो थे शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, तो नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियाँ स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे। सुदूर अफगानिस्तान में शोरतघोई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजबर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। लोथल जो है वर्तमान गुजरात के भरूच में है, वहाँ से कार्नेलियन शेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से प्राप्त हुआ है और धातु राजस्थान से के स्रोत के निकट स्थित था। तो अफगानिस्तान शोरतघोई में लाजबर्द मणि, उसके बाद फिर लोथल से कार्नेलियन, लोथल जो है गुजरात भरूच में, और शेलखड़ी जो है दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से, और धातु राजस्थान से के स्रोत के निकट स्थित था। ये सब खादान यहाँ पे स्थित था। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेतरी अंचल तांबे के लिए। तो कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेतरी अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए था, और जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। तो नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध था और अफगानिस्तान शोरतघोई में नीले रंग के पत्थर यानी लाजबर्द मणि, और लोथल में कार्नेलियन, लोथल जो है वर्तमान गुजरात भरूच में, और शेलखड़ी दक्षिण राजस्थान में आसानी से मिलता था और धातु राजस्थान से उपलब्ध था। और राजस्थान खेतरी से तांबे और दक्षिण भारत से सोने। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदाकदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक है। खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया है। तो खेतरी क्षेत्र जो कि राजस्थान में है, साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभान हड़प्पाई मृदभान से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। तो खेतरी से तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली यानी स्रोत मिले थे। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। तो इस क्षेत्र जो खेतरी क्षेत्र के निवासी थे वह हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। हड़प्पा सभ्यता तथा पश्चिमी एशिया है। सुतकांगेडोर मेलुहा लोथल हड़प्पा इधर है पश्चिमी सभ्यता। कैस्पियन सागर मेसोपोटामिया। ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्तवान। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क कैसे किया जाता था हम लोग उसको देखते हैं। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। तो हाल ही में हुई पुरातात्विक खोज इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तवान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती थी। हमें यह नहीं पता है कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, तो मगान जो कि ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, ओमान को ही मगान भी कहा गया है,
नामक क्षेत्र से तांबे की आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहर, बाट पाशे तथा मनके शामिल हैं। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन यानी संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। तो मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। मगान तथा मेलुहा जो था संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द था। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं। कार्नेलियन, लाजबर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। तो कई पुरातत्वविद मानते हैं कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या फिर मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। तो मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है। इस पर बना कुबर वाला वृषभ जो है वह सिंधु क्षेत्र से लिया गया है। बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलती है। रोचक तथ्य यह है कि दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। नावों के चित्र वाली मुहर है यहाँ पे। एक प्राचीन सूचना पट के अक्षर है। रोपर से मिला एक मुद्रांकन का चित्र है। मुहरे लिपि तथा बाट। मुहरे और मुद्रांकन। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। तो मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को जो है सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरे को दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता है। तो मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। अब हम लोग पढ़ेंगे एक रहस्यमयी लिपि। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर यानी अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है। तो अधिकांश जो अभिलेख है वह संक्षिप्त में है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। तो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें 26 चिन्ह है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो हड़प्पाई लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी क्योंकि वह चित्रात्मक है, चित्रात्मक रूप में है, चित्रात्मक है। पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय जहाँ प्रत्येक चित्र चिन्ह जो है एक स्वर अथवा एक व्यंजन को दर्शाता है। तो प्रत्येक चिन्ह जो है एक स्वर और एक व्यंजन को दर्शाता है। तो हड़प्पाई जो लिपि है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं थी। परंतु जैसे कि हम लोग देखते हैं जहाँ प्रत्येक चिन्ह परंतु जो था एक स्वर अथवा एक व्यंजन को दर्शाता था, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच है। तो इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी इस साइड से लिखा जाता था, यहाँ से स्टार्ट करके इस साइड तक, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर एक संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्ण ने दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया तो छोड़ दिया। तो दाईं ओर से प्रारंभ किया और बाईं ओर जाके छोड़ दिया था। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मुहरे, तांबे के औजार, मर्तबानों की अवंट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़े और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट।
याद रखिए, हो सकता है कि नष्टप्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाट यानी किलो को कहा जाता था, जिससे वजन को, किसी भी चीज़ को जोखा जाता था उसको। और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी यानी 1, 2, 4, 8, 16 और 32 इत्यादि यानी 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। तो छोटो जो बाट थे यानी वजन करने वाला, उसको आभूषणों को तौलने के लिए किया जाता था, और बड़े बाटों को धातु को, जैसे अनाज को तौलने के लिए किया जाता था। तो छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। और धातु से बने तराजू के पल्लरे भी मिले, और धातु से बना तराजू के पल्लरे भी मिले। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन सभ्यता को। एक पुरोहित राजा का भी पिक्चर मिला है। हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन सभ्यता। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं की असाधारण एक रूपता को ही ले, जैसा कि मृदभान, मुहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रसाद तथा शासक। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक राज प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। एक पुरोहित का मूर्ति है उसको, तो एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई, और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की आनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी है, और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ तो नष्ट हो गया है। क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे, उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और तर्क देते हैं कि यह एक ही राज था, तो कुछ ऐसा तर्क देते हैं कि एक ही राज था। जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं, नियोजित वस्तुओं के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता है कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सभ्यता का अंत किस तरह से हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।